हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीक्षाज लर्निंग लैब और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब क्वेश्चन 40 तक, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जो आपको मल्टीपल वीडियोज में इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और सारी वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएंगी, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन के अपकमिंग साइकिल के लिए, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स। अगर आप हमारे पीडीएफ नोट्स रेफर कर रहे हैं तो आपको कोई भी अदर नोट्स, रिसर्च पेपर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो ऑफ कोर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज आपको मिलता है यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस के लिए हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है दीक्षाज लर्निंग लैब। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस क्लासेस। ओके, ऑल द डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू वांट टू गेट इन टच विद अस, व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर इज अगेन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो यू कैन गेट इन टच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड इन फोरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। अब यहाँ पे कुछ आपको एंजाइम के नेम दिए हुए हैं। ठीक है, ये कौन से एंजाइम है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम डीएनए को कट करने के लिए यूज करते हैं। अब हम फोरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करते हैं, ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके पास ए बी सी डी एंड ई, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। इसका कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है यहाँ पे ए डी एंड ई, ए बी एंड सी, बी डी ई, सी डी ई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए बी एंड सी। ऑप्शन 2 is the correct option for this question, everyone. So A, B and C are the correct option. So HAE3 is the important restriction enzyme. ECORI is again very important, and HIND2, HIND2 is the again very important restriction enzyme। ये तीनों ही restriction enzymes हम कहाँ यूज करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, स्पेसिफिकली फॉरेंसिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम ये 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स यूज करते हैं। ठीक है, सो HAE3, ECORI, HIND2 are commonly used restriction enzymes for forensic DNA analysis. They cut DNA at a specific recognition site which is essential for creating DNA profiles. अब आपको ये ध्यान में होगा कि मैंने जस्ट बोला था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को कट करने के लिए होते हैं। अब ये जो अलग अलग एंजाइम्स है ना, ये अलग अलग लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है। ये जो डिफरेंट वेराइटी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मल्टीपल लोकेशंस को आइडेंटिफाई करने के कैपेबल नहीं होता है। इसी वजह से हमने डिफरेंट नेमिंग करी हुई है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, जो कि स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। अब ये कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ये रिकॉग्नाइज करते हैं आपके जेनेटिक कोड्स पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल AAG। ठीक है, हमने डीएनए के बारे में पढ़ा हुआ है, ये कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फॉर लेट्स से ATA, मैं सिर्फ एक इमेजिनरी कोडोन बना रही हूँ। ठीक है, ऐसे कोडोन्स होते हैं, ऐसे ही स्पेसिफिक कोडोन्स को ये स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आइडेंटिफाई करेंगे। जहां भी इनको ये कोडोन्स मिलेंगे वहां पे कट कर देते हैं। तो ये डीएनए को कट करने के लिए यूज करे जाते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक में। हम किसी सेपरेट लेक्चर वीडियो में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी आप इतना समझ लो। Okay, let's move to the next question. Question number 42. Question number 42 आपसे क्या पूछ रहा है? The pH of phenol used in the process of DNA isolation from biological exhibit is to be maintained above 7.5 because, so यहाँ पे question ने क्या बोला कि किसका pH? So pH of phenol, ठीक है। आपको याद होगा एक हमारा मेथड होता है डीएनए एक्सट्रैक्शन का, फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड। ठीक है, सो उसमें जो फिनोल का पीएच है डीएनए आइसोलेशन के
प्रोसेस के टाइम पे स्पेसिफिकली जब हम बायोलॉजिकल एग्जिबिट्स यूज कर रहे हैं हमें 7.5 मेंटेन करना होता है, नियर अबाउट न्यूट्रल है ना, मेंटेन करना होता है। पर वो क्यों मेंटेन करना होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ दिए हुए, इट प्लेस सेफ गार्ड फॉर RNA एंड डज नॉट अलाउ इट टू सेपरेट। B, the partition into organic phase in the acid range. It separates WBC from other components of cell and removes traces of protein. तो ये कुछ आपके पास ऑप्शन है जिसका कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है। देखो ये इतना स्ट्रेट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कि एक ही आंसर दे दे, इसमें आप फटाफट से उसे डिटेक्ट कर लोगे। इसी वजह से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ना आपको मल्टीपल आंसर्स दे देते हैं एंड देन फिर उसका कॉम्बिनेशन पूछते हैं टू मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, A and B, B and C, B and D, C and A। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3, B and D। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। सो DNA पोटेश, so option B, DNA partition into organic phase in the acid range or it removes traces of proteins। तो इसी वजह से हमें क्या करना होता है, pH मेंटेन करना होता है। Now phenol at pH 7.5 ensures that the DNA remains in the aqueous phase। ठीक है, हमें DNA को aqueous phase में ही अभी रखना है during extraction, while proteins partition into the organic phase, thus removing protein contamination is required। That's why phenol को हमको 7.5 के रेंज में ही रखना होता है। ठीक है, मैंने फिनॉल क्लोरोफॉर्म की जो एक्सट्रैक्शन मेथड है वो ऑलरेडी चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सर्च कर सकते हैं DNA एक्सट्रैक्शन फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड, दीक्षाज लर्निंग लैब, वो आ जाएगा वीडियो एंड आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कैसे फिनॉल क्लोरोफॉर्म मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, DNA सेपरेट कर सकते हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड आई एम प्लानिंग टू अगेन मेक अ न्यू वीडियो, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी पुरानी है। एक नई वीडियो मैं बना दूंगी DNA एक्सट्रैक्शन की, डिफरेंट DNA एक्सट्रैक्शन की टेक्निक, एंड वो हम अच्छे से वापस से रिन्यू करके पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, which of these is correct from agarose gel and used to run genomic DNA। so इसमें से कौन सा करेक्ट है एगरोज जेल के लिए जिसमें हम जीनोमिक DNA रन कर रहे हैं। देखो एगरोज जेल क्या है, एगरोज जेल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक होती है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल मटेरियल्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ अ DNA फ्रेगमेंट कैन बी रिजोल्व्ड। ऑप्शन बी, इट इज लीनियर पॉलीमर कंपोज्ड अल्टरनेटिंग रेसिड्यूज ऑफ D and L गैलेक्टोज। ये D और L गैलेक्टोज के डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक है, ऑप्शन सी, इट इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन एंड क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन, अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अगरोज इन अ जेल फॉर्म्स लॉन्गर पोर्स। ठीक है, अब इसके कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू द कॉम्बिनेशन एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B and D ओनली, B and D ओनली। तो सबसे पहले तो D ऑप्शन करेक्ट है कि जो लो कॉन्सेंट्रेशन होता है अगरोज जेल का वो लंबे पोर्स क्रिएट करता है। ऑप्शन बी क्या है, ये एक तरीके का लीनियर पॉलीमर है जो कि कंपोज्ड होता है अल्टरनेटिंग रेसिड्यू D and L गैलेक्टोज से। ठीक है, सो ये ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर एंड इसका कॉम्बिनेशन ही सही है। जो अगरोज जेल है इट इज अ लीनियर पॉलीमर। अगरोज क्या है, अगरोज एक लीनियर पॉलीमर है जो कि किसका रेसिड्यू होता है, DNL फॉर्म ऑफ गैलेक्टोज, और इसके लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये लंबे पोर्स क्रिएट करता है। जो क्यों यूजफुल होता है, DNA को सेपरेट करने के लिए यूजफुल होता है, इसी वजह से हम अगरोज यूज करते हैं। एंड अगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ ग्रेट टेक्निक टू सेपरेट RNA, टू सेपरेट DNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन। जब हमने पॉइजन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस पढ़े थे पॉइजन के, उसमें से एक क्लास इरिटेंट की भी थी। ठीक है, ये जो इरिटेंट क्लास के पॉइजन होते हैं बेसिकली इरिटेट करते हैं जिस भी सरफेस पे ये अप्लाई करे जाते हैं, जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में ये आते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा फॉलोइंग इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन है, तो एक्टिनोइड, रेसिन, ओपियम, सेमीकार्पस एनाकार्डियम या फिर
कैंथराइड्स, ठीक है। सो इसमें भी कॉम्बिनेशन है ए बी एंड सी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ए सी एंड ई ओनली, बी डी एंड ई ओनली। सो इसका करेक्ट आंसर है बी डी एंड ई ओनली। सो ई ऑफ कोर्स इरिटेंट है, बी रिसिन इरिटेंट है, बी डी भी इरिटेंट है, ठीक है। ओपियम क्या है? ओपियम इरिटेंट नहीं है, ठीक है। इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन नहीं है। सेम अकोनाइट आपका इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन नहीं है। अकोनाइट आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, ओपियम बेसिकली परसेप्शन अल्टर करने का काम करता है। तो रिसिन, सेमिकार्पस एनाकार्डियम और कैंथराइड्स ये सारे के सारे इरिटेंट टाइप ऑफ पॉइजन होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो जो रिसिन कम्युनिस्ट है वो कैस्टर बीन्स होते हैं, जो सेमिकार्पस एनाकार्डियम है वो मार्किंग नट होता है, जो कैंथराइड्स होते हैं बेसिकली स्पैनिश फ्लाई या कीट पतंगे, ऐसे जैसे कभी आपको कभी किसी कीड़े ने काटा होगा। सो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, आपकी स्किन फूल गई है, सूज गई है, रेड हो गई है, इचिंग हो रही है, अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ हो रही है, इसका मतलब वो जो कीट पतंगे कीड़े मकोड़े हैं वो कैंथराइटिस के कैटेगरी में आते हैं। और एक तरीके से हम इनको स्पैनिश फ्लाई बोल सकते हैं। बेसिकली इनका जो थोड़ा पॉइजन होता है वो इरिटेंट नेचर का होता है ह्यूमंस के लिए एंड अदर और एनिमल्स के लिए भी। इसी वजह से हम इनको ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स बोलेंगे। ऑर्गेनिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये दोनों तो प्लांट नेचर के हैं, ठीक है। कोई केमिकल तो है नहीं, एसिड बेस तो है नहीं, राइट। सो एसिड बेस नहीं है, इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक इरिटेंट पॉइजन्स बोलेंगे। Next question, question number 45. Which of the following is correct combination of chemical names and their synonyms? So chemical names और उनके synonym का correct combination कौन सा है? Chemical names and their synonyms करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है, आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। इस तरीके भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट कॉम्बिनेशन। उसमें 3 करेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 1 करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे 3 इनकरेक्ट है, 1 करेक्ट है, आपको करेक्ट वाले को सेलेक्ट करना है। देखो मर्क्यूरी पे आपको केमिकल नेम्स और उनके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, डाइमिथाइल मर्क्यूरी, मर्क्यूरियस क्लोराइड। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स दिए हुए हैं। इसका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मतलब मल्टीपल कॉम्बिनेशन सही है। सो ए बी एंड सी ओनली, बी सी एंड डी ओनली, ए बी एंड ई ओनली, बी सी ई ओनली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए बी एंड सी ओनली। ए मर्क्यूरिक क्लोराइड, बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड सी मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये करेक्ट है, ठीक है। इनके जो नेम्स हैं, जो सिनोनिम्स हैं, वो करेक्टली इनके साथ मैच कर रहे हैं, ओके। ये याद करने वाली चीज है, थोड़ा सा याद कर लेना आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। द प्रपोर्शन ऑफ द अनबर्न पाउडर टू द होल चार्ज डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या पूछ रहा है? जो प्रपोर्शन है अनबर्न पाउडर का टू द होल चार्ज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पे अनबर्न पार्टिकल्स और होल चार्ज का जो प्रोपोर्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ये पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन है अ लेंथ ऑफ द बैरल ऑफ द वेपन, द प्रेशर, द टाइप ऑफ पाउडर, द टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल, द टाइप ऑफ बोर ऑफ द गन। सो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन है, डायरेक्टली आंसर डिस्कस करते हैं, बी सी एंड ए ओनली। सो यहाँ पे जो अमाउंट है अनबर्न पाउडर का वो किस पर डिपेंड करता है? इट इज़ द टाइप ऑफ पाउडर यूज्ड, the pressure generated and length of the barrel. Longer barrels allows a more complete combustion to the powder. ठीक है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज मेंशन है कि जितना ज्यादा लॉन्ग बैरल होगा, बैरल मतलब जिस लंबी सी जो पाइप होती है जिसको गन फायर होने के बाद ट्रैवल करती है, वो जितना ज्यादा लंबा होगा उसको उतना ही समय मिलेगा कंबशन के लिए एंड कंप्लीटली कंबस्ट हो जाएगा। मतलब जो आपका पाउडर चार्ज है वो कंप्लीटली जल पाएगा, ठीक है। इसलिए लॉन्गर बैरल वेपन जो होता है उसमें कंप्लीटली जो चार्जेस होते हैं वो जल जाते हैं। जो शॉर्ट बैरल गन्स होती हैं, जिनकी जो बैरल होती है, जिनकी जो पाइप होती है वो शॉर्ट होती है, उसमें मैक्सिमम अनबर्न पाउडर मिलने का चांस होता है। और किस पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का पाउडर आप यूज कर रहे हो, है ना। वो बहुत क्विकली बर्न हो रहा है या स्लोली बर्न हो रहा है। टाइप ऑफ द पाउडर इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है। पाउडर को बर्न करने के लिए हम फ्रिक्शन मेथड का यूज करते हैं कि फ्रिक्शन की वजह से पाउडर बर्न हो रहा है, और उस फ्रिक्शन को जनरेट करने के लिए हमें प्रेशर जनरेट करना पड़ता है। तो बेसिकली प्रेशर कितना जनरेट हो रहा है, किस तरीके का पाउडर हम यूज कर रहे हो, और
बैरल कितनी लंबी है गन की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अनबर्न पाउडर के केस में। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही आपको यही पूछा था कि जो अनबर्न पाउडर है, होल चार्ज का अनबर्न पाउडर के का जो प्रपोर्शन है वो किस पे डिपेंड करता है। तो होल चार्ज इज योर मेन पाउडर चार्ज, जिससे कि बेसिकली प्रेशर क्रिएट होगा, गैस क्रिएट होंगी, एंड उसमें से कई सारा अनबर्न पाउडर भी रह जाता है, तो इसका जो प्रपोर्शन है वो आपको बताना था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट ऑप्शंस। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। डबल बैरल्ड शॉट गन विथ हैमरलेस एक्शन हैव द हैमर्स एनक्लोज्ड इनसाइड द बॉडी ऑफ द एक्शन। Option 2, saloons pistols are sometimes sold as toy pistols. The Derringers is a single shot pistol of a small caliber, usually 0.22. The ejection of the fired case is brought about by the special lock mechanism which comes into action whether hammer falls or not. तो इसके करेक्ट आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। इट्स ए एन सी ओनली। जो डबल बैरल्ड शॉटगन होती है, जो आपने यूजुअली मूवीज में देखा होगा, जिसमें दो बैरल होती है, दो बैरल यूं अटैच्ड होती है, एक पाइप एंड दो पाइप, है ना, ये दो बैरल अटैच्ड होती है, तो उसको हम कहते हैं डबल बैरल शॉटगन्स विथ हैमरलेस एक्शन डू हैव हैमर्स एनक्लोज्ड इन द एक्शन। ठीक है, ये जो डबल बैरल शॉटगन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैमरलेस होते हैं, और इनका जो एक्शन होता है वो इनक्लोज्ड होता है इनके बैरल के अंदर ही। नेक्स्ट क्या है, जो डेरिंगर्स होते हैं, इंडीड इट इज अ सिंगल शॉट पिस्टल, इट इज ऑफन विद अ कैलिबर ऑफ 0.22। ठीक है, ये दो ऑप्शन सही थे, ए एंड सी ओनली। Next question, question number 48. Which of the following explosives are included in plastic explosive? इसमें से कौन सा ऐसा एक्सप्लोजिव है जो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के अंदर आता है? C4 एक्सप्लोजिव, ब्लैक पाउडर एक्सप्लोजिव, सेमटेक्स एक्सप्लोजिव, टेट्राइल एक्सप्लोजिव, पिक्रिक एसिड एक्सप्लोजिव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी ओनली, C4 और सेमटेक्स। दे बोथ आर वेल नोन प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स। जो ब्लैक पाउडर है, जो टेट्राइल पिक्रिक एसिड है, दीज आर नॉट क्लासिफाइड एज प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स। तो क्या है? C4 और सेमटेक्स, ए एंड सी ओनली। सेमटेक्स और C4 एक्सप्लोजिव्स एक्सटेंसिवली यूज करे जाते हैं एज अ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव्स। ठीक है, so that's why option 3 is correct here. Let's move to the next question. Question number 49. Explosive residues received in a forensic science laboratory must undergo following examination first. For example, आपने explosive material क्या किया है? receive करा है, explosive material collect करा है crime scene से, and like explosive crime scene से, और जब ये scientific laboratory या forensic science laboratory पहुंचता है तो कौन से examinations पहले करे जाते हैं? Microscopic, chemical, visual, instrumental या फिर vapor examination. So इसका correct answer क्या है? A, B and C only. So A सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड विजुअल एग्जामिनेशन। बेसिकली नॉन डिस्ट्रक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आप पहले करते हो। पहले विजुअल एग्जामिनेशन करोगे, फिर देखोगे कि माइक्रोस्कोप में क्या सीन है, फिर केमिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन कम्स इन द थर्ड प्लेस। अगर सबसे पहले बात करें तो विजुअल एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट स्टेप, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप विल बी केमिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप क्या करते हो? एनालिसिस करते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50. द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव मटेरियल्स एडेड इन डेवलपिंग सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेपर एंड फिल्म नेगेटिव्स। पेपर डेवलप करते टाइम या फिल्म नेगेटिव्स डेवलप करते टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पे आपको A, B, C, D, E करके कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स दिए हुए हैं। इसका करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करना है पेपर और फिल्म नेगेटिव्स डेवलप करने के लिए, जो पहले यूज होते थे। जब आप देखोगे आपके मॉम डैड के ज़माने में ऐसे कैमरेज आते थे जिन पे पहले आप फोटो, उनमें रीले डलती थी, फोटो क्लिक होते थे एंड फिर उसको क्या कराना पड़ता था, उसके नेगेटिव को पॉजिटिव कराना पड़ता था। मतलब जो रील होती थी उसको आप देते थे एंड देन फिर वो वॉश होती थी। आपने एक टर्म सुना होगा कि वॉश होती थी, वो वॉश होती थी, उसके बाद फिर पिक्चर जनरेट होती थी। अब के जनरेशन में पिक्चर्स क्रिएट करना एंड डेवलप करना बहुत ज़्यादा ईजी टास्क है, बहुत क्विकली हम कर सकते हैं।
बट पहले काफ़ी स्ट्रेसफुल टास्क हुआ करता था। तो अगर हम उस पे ही जाएं, फिल्म नेगेटिव की मैं बात कर रही हूँ, पेपर डेवलपमेंट और फिल्म नेगेटिव में कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ होता था ये हमें पता करना है। सो ऑप्शन बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन से, देखो, कैथोकोल एंड पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स थे जो कि क्या करते थे, यूज़ किए जाते थे डेवलप करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, क्या, पेपर्स एंड फिल्म नेगेटिव्स को। ठीक है, पेपर्स एंड फिल्म नेगेटिव्स को प्रिजर्व करने के लिए, डेवलप करने के, स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते थे ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स, राइट। सो दिस वाज द 50th क्वेश्चन एवरीवन। देखो यहाँ पे मैंने 51 मतलब 101 लिखा है। सो 50th क्वेश्चन मतलब 100th क्वेश्चन, क्योंकि आपका जो ये 100वां क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं आपके यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। फर्स्ट 50 क्वेश्चन किसके होते हैं, पेपर 1 के होते हैं। सेकंड 50 क्वेश्चन सेकंड 100 क्वेश्चन किसके होते हैं, पेपर 2 के होते हैं। तो हमने 50 क्वेश्चन, इन 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आवर क्लासेस, डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर क्लासेस एवरीवन। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं करा है, सो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो अब मेंबरशिप भी अवेलेबल है। यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल एंड बिकम अ मेंबर ऑफ दिस चैनल विद सम सिंपल स्टेप्स। सिंपली आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल। Forensic Squad is the name everyone, so you can join if interested. Thank you so much for watching this. Have a great day ahead. I hope ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर ये हेल्पफुल रही है so do not forget to click the like button. It supports us and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.